हाँ ठीक है, चैप्टर सेकंड का हम लोग इंट्रोडक्शन है ना, जो जिस ब्रांच को हम लोग पढ़ने वाले थे उसका पूरा इंट्रोडक्शन हो गया था। और 1D 2D 3D मोशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं ना। एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसे मान लीजिए कोई ऐसे एक स्तंभ है, एक इधर और दूसरा, और इसमें आप सपोज करिएगा कोई वायर ऐसे बांध दिया गया। स्तंभ का मतलब दो खंभे है ना, और उसमें एक वायर यानी कि तार लगा हुआ है। इस पे मान लीजिए कोई कीड़ा है, ऐसे रेंग रहा है। बात समझ में आ रही है? कोई कीड़ा है जो रेंग रहा है। बताओ कौन सा मोशन है, 1D 2D 3D? 1D। एक ही तरीका है उसके पास, या तो इधर की ओर जाएगा या तो इधर की ओर है, तो एक भी में गति कर रहा है। अगर हम आपसे पूछें कि कोई एक मेज है, कोई एक मेज है, बात समझ आ रही है? कोई चींटी है, क्या है? चींटी, और वो मेज के लंबाई के अनुदिश चल रही है। किसके अनुदिश? मेज के लंबाई के अनुदिश। कौन सी गति कर रही है? 1D 2D 3D? 2D। कौन सी? गलत हो जाएगा, एक ही दिशा में तो गति कर रही है। भले ही द्विविमीय है, लंबाई और चौड़ाई भले ही जिस स्थान पर घूम रही है वो एक समतल है, लेकिन असल में वो एक विमीय गति कर रही है। क्लियर? जब वो लंबाई या चौड़ाई के समांतर ना चल करके इधर की ओर चलती तब वो 2D मोशन करती। हाँ, तो अगर लंबाई या चौड़ाई के अनुदिश गति कर रही है, अनुदिश का मतलब उसी की दिशा में, उसी के समांतर गति कर रही है, ठीक है, तो 1D होगा। और उन दोनों के समांतर नहीं है, या लंबाई और चौड़ाई दोनों के समांतर गति नहीं कर रही, तो जाहिर सी बात है फिर ऐसे 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 गति करती जा रही है, तो एक साथ दोनों दिशाओं में गति कर रही है। अगर आप कहें कि यहाँ पहुँच गई, पहले यहाँ थी अब वो यहाँ पहुँच गई, तो देखो इतनी लंबाई तय कर ली यहाँ से यहाँ तक, और इतनी दूरी चौड़ाई में, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों में एक साथ गति कर रही थी, तो ये 2D मोशन होगा। समझ आ रहा है? आप लोगों में एक नंबर में आता भी है, कई बार आया है, एक चींटी है जो मेज पर गति कर रहा है ना, कौन सी गति? 2D। अगर कोई स्पेशली बता दिया कि किसी के समांतर गति कर रहा है लंबाई और चौड़ाई के, तो समझ आ रहा होगा। अगर हम आपसे पूछें कि भैया कोई जंगल में मधुमक्खी का छत्ता है और उसमें से मधुमक्खियाँ उड़ रही हैं जंगल में, वो कौन सी गति कर रही हैं? 1D। 3D हो जाएगा, है ना। इधर भी देखो, ये मान लो मधुमक्खी है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर इधर, तो बताओ इधर एक्स एक्सिस, ऊपर वाई एक्सिस, आपकी तरफ जेड एक्सिस, नीचे आया तो वाई डैश एक्सिस, इधर आया तो जेड डैश एक्सिस, इधर आया तो एक्स, तो त्रिविमीय गति कर रही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, 3D, समझिए, त्रिविमीय। अब आप समझ गए, 1D 2D समझ गए ना। तो हम लोगों को जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो 1D मोशन का है। कौन सा मोशन है? और उसका नाम क्या है? तो हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले बता देंगे चैप्टर सेकंड। कौन सा बेटा? चैप्टर सेकंड होगा। ओके, चैप्टर का नाम क्या होगा? लिखेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति, ठीक है। सरल रेखा में गति, ओके। ये चैप्टर का नाम लिखेंगे आप, हो गया। अब इसी को आप बोल सकते हो 1 डायमेंशनल मोशन। शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा इसको? 1D, यानी कि एक विमीय गति। क्या लिख लेंगे? एक विमीय गति। यही चीज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, तो ये बना लेंगे फटाक से। कौन सा चैप्टर? चैप्टर क्लियर? स्टार्ट करें। एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ते चलेंगे हम लोग। भैया इस चैप्टर में एक शब्द आया है मोशन। गति क्या होता है? क्लियर? अब अगर किसी चीज़ को समझ रहे हो तो जरूरी है उसका विलोम भी समझो। जैसे चलना सीख रहे हैं तो रुकना भी सीखें। बात समझ में आ रही है? नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, साइकिल चलाएंगे रोकना नहीं जानेंगे, दिक्कत हो जाएगी, ठोक देंगे।
तो इसलिए विराम भी समझेंगे, गति भी समझेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग यही समझेंगे कि भैया स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट होता क्या है। पहला हम लोग का हेडिंग रहेगा पहला कॉन्सेप्ट रहेगा स्टेट ऑफ मोशन, मीन्स गति की अवस्था। क्या रहेगा बेटा? इसी को आप लिख सकते हो गत्यावस्था। दोनों को मिला देंगे तो कुछ लोग गति की अवस्था या फिर गत्यावस्था बोलते हैं। होता क्या है गति की अवस्था, क्या होता है, और विराम की अवस्था क्या होता है, यही दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग समझने वाले। बहुत धैर्य से समझेंगे, बढ़िया समझ में आएगा। बस यहाँ पर लिख देना स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी विरामावस्था, विराम की अवस्था या फिर विरामावस्था। ये चीज़ आसान है, ध्यान से समझना। आप देख पा रहे हो इस बोर्ड को, बोर्ड पूरा है। आप मान लो 4-5 मिनट हो गया पढ़ते हुए, हम लोग को 10 मिनट हो गया पढ़ते हुए। ये अपनी स्थिति से कहीं हिल रहा है, कहीं जा रहा है इधर उधर? नहीं जा रहा है। इसलिए आप इस वस्तु को क्या बोल देते हो? रुका हुआ है। क्या बोल देते हो? रुका हुआ है, रेस्ट पोजीशन में। बात समझ में आ रही है? विराम की स्थिति में, यानी आप समय के सापेक्ष किसी भी वस्तु को गति की अवस्था में है या विराम की अवस्था में है, ये चीज़ आप कैसे बताते हो? सबसे पहले तो आप समय से तुलना करते हो। अभी और चीज़ समझा रहा हूँ। आप ये देखते हो कि भैया कोई वस्तु है, समय बदलने के साथ साथ वो उसकी स्थिति बदल रही है कि नहीं बदल रही? अगर बदल रही है तो गति की अवस्था, नहीं बदल रही है तो विराम अवस्था। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ऐसे कि यदि समय के साथ किसी वस्तु स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति में, यदि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो, क्या हो बेटा? परिवर्तन हो, तो वह गत्यावस्था में होगी या गति की अवस्था में होगी, दोनों लिख सकते हैं ना। गति की या गति की अवस्था में कही जाएगी, है ना। ये समझ आ रहा है? यदि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में, इसको ध्यान रखना है, किसके सापेक्ष? किसके सापेक्ष देख रहे हो? समय के। किस चीज में परिवर्तन ना हो? किस चीज में परिवर्तन हो? स्थिति में। अगर परिवर्तन है, मूवमेंट हो रहा है, तो गतिमान है, यानी गति की अवस्था में है। ठीक है, तो वह गति की अवस्था में, ऐसे लिख देना है। हो गया। और अगर आपसे कह दिया गया कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वह विरामावस्था में हो। यहाँ पर अगर हम लिखें ना हो, यदि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो, ध्यान रहे परिवर्तन ना हो, तो वह विराम की अवस्था में होगी, की अवस्था में है। ऐसे ही बता सकते। बात समझ आई? ओके, बहुत ध्यान से समझना। कोई भी वस्तु गति की अवस्था में है या विराम की अवस्था में है, केवल इसी से नहीं पता चलता। आपके बगल बैठा हुआ आपका मित्र गति की अवस्था में है कि विराम की अवस्था में है? विराम की अवस्था में है, ठीक है। और चंद्रमा विराम की अवस्था में है कि गति की अवस्था में है? गति की अवस्था में है। भाई पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। बात समझ आ रही है? यानी अच्छा ठीक है, पृथ्वी गति की अवस्था में कि विराम अवस्था में है? कोई कहेगा विराम अवस्था, कोई कहेगा गति की अवस्था। अपने अक्ष पर ही नहीं, आप ये समझना, ये पृथ्वी है तो अपने अक्ष पर ही नहीं केवल घूम रही है, ऐसे अपने अक्ष पर तो घूम ही रही है, उसके साथ साथ वो ऐसे पथ भी, है ना, दूरी भी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर भी गति कर रही है। तो कुल मिलाकर भैया पृथ्वी भी गतिमान है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो रुकी हुई है, रेस्ट पोजीशन में है। एक चीज आप ध्यान से यहाँ पर लिखेंगे, नोट करके, इम्पॉर्टेंट है, क्या कि कोई वस्तु
विराम, इसको समझा भी रहा हूँ, कोई वस्तु विराम या गति की अवस्था में है, यह बात प्रेक्षक की स्थिति पर निर्भर करती है। सीधी सी बात है, प्रेक्षक का मतलब ऑब्जर्वर, जिससे पूछा जा रहा है, जो बता रहा है, बात समझ में आ रही है, वो अपने अनुसार बताता है कोई वस्तु विरामावस्था में है या गति की अवस्था में। वो अपने आसपास किसी रुकी हुई चीज से उसकी तुलना करता है और देखता है कि अच्छा वो भी रुका है, ये भी रुका है, इसका मतलब ये विरामावस्था में। बात समझ आ रही है। अगर आपको चंद्रमा पर भेज दिया जाए तो आप वहां से देखकर बताओगे आपका मित्र गतिमान है, यहाँ पर बैठकर बता रहे हो कि विरामावस्था में, क्योंकि वहां से आपको पता चलेगा कि पृथ्वी क्या है, गतिशील है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी खुद ही चल रही है, तो पृथ्वी के ऊपर ये बैठा है तो ये भी चलेगा ना। अब कोई गाड़ी पे बैठ के जा रहा हो तो आप बताओगे गाड़ी ही गतिमान है, तो गाड़ी पे बैठा व्यक्ति भी क्या होगा, गतिमान होगा, और उसी की स्पीड से जा रहा है, तो वो भी क्या हुआ, गति की अवस्था में। बात समझ आई। अगर आप ट्रेन में बैठे हो, अंदर से बात समझ आ रही है, खिड़की वगैरह सब बंद है, तो आपके सभी साथी जो आपके आसपास बैठे हैं सब विरामावस्था में, आप भी विरामावस्था में हो, आपके हिसाब से ट्रेन भी विरामावस्था में, आप ऑब्जर्वर हो। लेकिन अगर खिड़की खोल दिया जाए तो आप बताओगे भाई मैंने ये वाला स्टेशन छोड़ दिया है, अगला स्टेशन आने वाला है। आप बता रहे हो स्टेशन आने वाला है कि आप जाने वाले हो। समझिए, सब लोग यही कहते हैं कि भैया अगला स्टेशन आने वाला है। आप गोरखपुर जा रहे हो, बताओगे भैया गोरखपुर आने वाला है। अरे गोरखपुर नहीं आ रहा है, हम लोग जा रहे हैं, लेकिन वो सही बता रहा है, अपने हिसाब से बता रहा है प्रेक्षक। उसको लग रहा है कि हम तो रुके हुए हैं, सब ये जमीन ही पीछे जा रही है, स्टेशन ही पीछे जा रहा है ना। हाँ, तो वो अभी आ जाएगा क्योंकि वो सब इधर की ओर जा रहा है, तो अपने हिसाब से वो सही है। तो ये बात याद रखना, कोई भी वस्तु विरामावस्था में है या गति की अवस्था में है, ये किस बात पर निर्भर करता है, तो भैया ये प्रेक्षक यानी कि जो ऑब्जर्वर है उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, ठीक है। हम अपने हिसाब से देखते हैं कि कौन सी वस्तु गतिमान है और कौन सी। मेरे कहने का मतलब समझ में आ गया। तो समय से, ऐसे तो समय के साथ जो भी, असल में पूरा ब्रह्मांड का एक एक कण, एक एक चीज, सब कुछ गतिमान है। अगर वास्तविकता देखें सब कुछ गतिशील है, कोई भी चीज स्थिर नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड ही गतिशील है। बात समझ आ गई। लेकिन प्रेक्षक के हिसाब से कौन सी चीज स्थिर होगी, कौन सी चीज गतिशील होगी, वो ये परिभाषा डिसाइड करेगी। अगर भैया समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो गतिशील होगा, और अगर नहीं हो रहा है तो विरामावस्था में, है ना। समझ गए ये चीज। अगली बात देखते हैं। अब इस चैप्टर में अगर आप गत्यावस्था विरामावस्था समझ लिए, तो इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट आता है दूरी और विस्थापन का। क्या आता है बेटा, बढ़िया समझेंगे। सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे कि भैया डिस्टेंस क्या होती है, समझेंगे कि डिस्टेंस क्या चीज होती है। मीन्स दूरी। धैर्य रखना, एक एक चीज बहुत अच्छे समझ आएगा। चलो भाई देख लेते हैं। दूरी, लेंथ ऑफ पाथ, पथ की लंबाई, पथ की, हाँ, लेकिन एक चीज जोड़ना होगा, गतिशील वस्तु। आप यहां पर लिखेंगे किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई। भाई जिस पथ पे वो चला है, बात समझ में आ रही है, उसकी लंबाई। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई, उस वस्तु का दूरी कहलाती है। क्या कहलाएगी बेटा, शॉर्ट में याद रखना, पथ की लंबाई। क्या याद रखना, पथ की लंबाई, लेंथ ऑफ पाथ, पथ की लंबाई। उस वस्तु की क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। अब देखो, डिस्टेंस या दूरी बार बार लिखने से बेहतर है DIST, ऐसे हम लोग लिख लेंगे। इसका मतलब आप समझना डिस्टेंस है। क्लियर है पूरे चैप्टर में, क्योंकि इसका सिंबल थोड़ा सा मुश्किल होगा दूरी और विस्थापन का लिखना। दूरी को D से लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को भी D से लिख देंगे, दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म बना लेंगे। डिस्टेंस को लिखेंगे DIST और डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे SP।
ठीक है, समझना भैया। परिभाषा तो हो ही गया, क्या समझाएं इसमें, है ना। थोड़ा आगे चलते हैं, विस्थापन भी समझ लेते हैं, फिर दोनों का कंक्लूजन समझा देंगे। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे विस्थापन। इसको बोलते हैं बेटा विस्थापन। हाँ, ठीक है भाई, विस्थापन हो गया। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो आप बताएंगे भैया ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट के बीच का। ठीक है, तो आप लिखेंगे किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी, कौन सी दूरी बेटा, हाँ, न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ये बात समझ में आ रही, किसी वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी, बात समझ आ रही। ये तो ये क्या है, सिंपल सा याद रखना है कि भैया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पॉइंट ढूंढना और इनिशियल पॉइंट यानी कहाँ से चला था, बात समझ आ रही। इन दोनों, जहाँ से चला और जहाँ पर रुका अंत में, उन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी, एक ही चीज़ याद रखना, एक सीधी रेखा हो सकती है। भैया इसके अतिरिक्त न्यूनतम दूरी बताओ, नहीं पता ना, तो बस इतना ही याद रखना, अंतिम बिंदु ढूंढना और प्रारंभिक बिंदु, उन दोनों के बीच एक सीधी रेखा खींच देना, इसी को ज्ञात कर लेना, यही क्या हो जाएगा, विस्थापन। अगर दूरी की बात है, मान लो कोई ऐसे ऐसे घूम के यहाँ गया, तो इसके पथ की लंबाई ये यहाँ से यहाँ तक पूरा मेजर करना पड़ेगा ऐसे, ये इसको बोलेंगे भैया दूरी, क्या होगी ये, और इसको बोल देंगे विस्थापन। तो मूल कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं, आ गया। जब तक एग्जाम्पल करेंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा, और वो नहीं करेंगे तो थोड़ा कम समझ आएगा, उसको भी कर लेते हैं। कुछ चीज़ें इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर समझना। जैसे ध्यान देना, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेना भैया। क्या, सबसे पहली बात यहाँ पर लिखोगे दूरी के विषय में सब कुछ, तो अदिश राशि क्या होगी भैया, याद रखना दूरी क्या होती है, अदिश राशि, ओके। उसके बाद SI मात्रक, ऐसे शॉर्ट में सब लिखवा दे रहे हैं, बताओगे मीटर, क्या बताओगे बेटा, मीटर। SI मात्रक इसका क्या होता है, मीटर। उसके बाद यहाँ पर लिखोगे, हाँ, गतिमान वस्तु की दूरी, मान लो कोई गतिशील वस्तु है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो गतिमान वस्तु की दूरी डज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी शून्य नहीं हो सकती। अगर गतिशील है तो शून्य क्यों होगी, बात समझ में आ रही है। गतिशील है तो भाई समय के साथ वो अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगी, और जैसे ही परिवर्तन करेगी तो शून्य रहेगा। और दूसरी चीज, एंड नेगेटिव, ना ही कभी ऋणात्मक होगी, ना ही कभी, ये चीज याद रखना, दूरी ना तो कभी ऋणात्मक होगी और ना ही
जीरो। क्यों? क्योंकि वो लेंथ हाफ पाथ होती है, पथ की लंबाई होती है। भाई यहाँ से यहाँ तक पथ की लंबाई मापोगे ना, मापोगे तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर ऐसे आएगा, माइनस में क्यों जाएगा, हमेशा जुड़ेगा ही तो। अर्थात गतिमान वस्तु की दूरी कभी भी ना तो जीरो के बराबर होगी, ना तो नेगेटिव, ना ही ऋणात्मक होगी, है ना। इसका मतलब है सदैव क्या होगी, धनात्मक। इसका मतलब है सदैव कैसी होगी, धनात्मक। ऐसे लिख दें इसी में ऐड करके, दूरी क्या होगी बेटा, सदैव धनात्मक, सदैव पॉजिटिव होगी। इतनी चीज समझ में आई, कोई डाउट? ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। और अगर इतना क्लियर है तो यहीं पर विस्थापन भी देख लेते हैं भैया, ये इंपॉर्टेंट चीज है थोड़ा, यहाँ पर देख लेंगे विस्थापन के बारे में। विस्थापन, ओके। अगर हम विस्थापन की बात करें सीधा सा, तो ये अदिश राशि है, ये सदिश होगा। क्या होगा ये, सदिश। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि कम से कम सदिश और अदिश का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो पता है, 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं भैया। वह राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए या जिनको समझने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत है। अगर दोनों में से कोई एक गायब है तो हम प्रॉपर नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, उसको सदिश बोलेंगे। और जिनको बिना दिशा के हम समझ सकते हैं, जैसे दूरी किसी भी डायरेक्शन में जाओ, जोड़ना ही तो है, तो उसको हम लोग बिना दिशा के भी समझ सकते हैं, इसलिए वो अदिश है, ठीक है। और देखिए ऐसे इसी में ऐड करते चले जाओ, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। अच्छा, SI मात्रक इसका भी क्या होगा, बिल्कुल सही भाई, ये भी तो लंबाई है, और लंबाई का SI मात्रक क्या होता है, मीटर, ओके। अगर हम बात करें तीसरी चीज, क्या लिखा आपने, गतिमान वस्तु की दूरी, है ना। और यहाँ अगर वही पुट करना चाहो कि भैया गतिमान वस्तु का विस्थापन, चाहे विरामावस्था में हो, चाहे, देख लेते हैं, देखो गतिमान वस्तु का विस्थापन, दिख रहा होगा, हाँ भैया ध्यान देना। गतिमान वस्तु का जो विस्थापन होता है वो भैया पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसको भी थोड़ा हाईलाइट करके देखना, ये ना तो जीरो के बराबर होगा और ना ही ऋणात्मक होगा, ये हमेशा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन गतिमान वस्तु का जो विस्थापन है वो गतिशील है, तब भी जीरो हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग प्रूव कर लेंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब दूरी और, जैसे दूरी और विस्थापन में आपके एग्जाम में जनरली पूछा जाता है अंतर लिखो, यही सब लिख देना, है ना, थोड़ा अपने हिसाब से लिख देना एक एक लाइन में, बढ़िया नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक चीज़ और, दोनों में रिलेशन पूछा जाता है ना, तो देखो कितने प्रकार से इनके रिलेशन को लिख सकते हैं हम लोग। इसको इधर ही लें, इधर रिलेशन लिख देंगे, चलो भैया, क्या था बेटा, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है और एंड जीरो, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अब देखना भैया, दूरी और विस्थापन में संबंध, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में देखो रिलेशन क्या है। एक चीज बताना मुझे, ध्यान से समझना, ये दूरी, मान लो कोई वस्तु, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, क्या है बेटा, प्रारंभिक बिंदु है। यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ, ये इसका फाइनल पॉइंट है, अंतिम बिंदु है। मैं आपसे कहूँ इनके बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी यहाँ से यहीं तक होगी, तो आप बताओगे सर ये तो विस्थापन है, क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है बेटा, डिस्टेंस, यानी कि दूरी है। दूरी ज़्यादा है कि विस्थापन, दूरी ज़्यादा है। मान लो ऐसे ही चला जाता है सीधा, यहीं पहुंच जाता है, इधर से गया ही नहीं,
आपने पहली बार याद रखना क्या बताया, दूरी ज़्यादा है। अब बताओ दूरी ज़्यादा है विस्थापन ज़्यादा है? विस्थापन ज़्यादा है। बतियाएं, दोनों बराबर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो आपने एक बार कहा कि दूरी ज़्यादा है, एक बार कहा कि बराबर है, और कोई कंडीशन आप सोच पा रहे हो? होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। इन दोनों के बिंदुओं के बीच या तो दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है, ध्यान से समझना, या तो दूरी विस्थापन के या दूरी विस्थापन से बड़ी हो सकती है। उल्टा कोई बोलना चाहे, या तो विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है या फिर दूरी से छोटा हो सकता है। बात समझ आ रही है? तो भैया आप कहोगे सर इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि भैया जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट है इज ग्रेटर देन, क्या होगा, ज़्यादा है किससे? अच्छा डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा, डिस्टेंस दूरी छोटा होगा, और या फिर बराबर। बात समझ आ रही है? कोई दूसरे तरीके से कहना चाहता है, कोई बात नहीं, बात एक ही है, बस इसी को थोड़ा पलट देना। पहले क्या लिख देना, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। सर एक ही बात तो है, दो बार क्यों समझा रहे हो? आप कहोगे यही कि एक ही बात तो है, दो बार क्यों समझा रहे हो? लेकिन समझा रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें कुछ है ना, और थोड़ी आदत भी है, समझ लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आगे। देखो क्या दिक्कत हो सकती है इन दोनों केस में, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, दोनों पक्षों में डिस्टेंस से भाग कर देना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। डिस्टेंस से भाग करेंगे तो डिस्टेंस से डिस्टेंस कट जाएगा, यहाँ डिस्टेंस आएगा, तो यहाँ लिखोगे, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन इज लेस देन और इक्वल टू 1, यानी विस्थापन और दूरी का अनुपात सदैव 1 से कम होगा या फिर 1 के बराबर। मान लो ऑप्शन में ऐसे लिखा है, क्लियर है? अब इसको देखना, इसको कैसे लिख सकते हो भैया, तो आप बताओगे यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस, दोनों पक्षों में डिस्प्लेसमेंट से भाग कर देना, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या तो 1 से अधिक होगा या फिर 1 के बराबर। इतना तो समझ में आ गया कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट जो होगा या तो 1 से बड़ा होगा या फिर 1 के बराबर, क्लियर है? लेकिन ध्यान रहे, आप लोग तो असमिका पढ़ चुके हो, है ना, तो ये सही लिखा है, दोनों सही लिखा है, बताओ। कहो कि सर अभी तक तो पूरा जितना समझ पाए हैं सही लिखा था, है ना, लेकिन गलत है यार, देख लेते हैं एक बार, देखो कैसे गलत हो गया, है ना। इसीलिए मैंने कहा है कि 2 बार लिखो, दोनों एक ही है, देखने में लगता है लेकिन परेशान कर सकता है। आपने यहाँ क्या लिखा है भाई, दूरी तो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो उसको तो देखना नहीं है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, यानी कि विस्थापन की बात करें, तो धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखना, कहीं ऋणात्मक हो गया, धनात्मक के लिए तो सब सही है, कहीं ऋणात्मक हो गया तब देखिए, डिस्प्लेसमेंट अगर ऋणात्मक है तो पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा इधर, माइनस, और 1 से माइनस छोटा होता है, सही है, ये वाला सही है। लेकिन यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट अगर माइनस हो गया तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, गलत हो गया ना। इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पर रिलेशन हम लोग ऐसे मार्ड लगा देंगे, क्या लगा देंगे, मार्ड लगा देंगे, निरपेक्ष मान लेंगे, हमेशा धनात्मक वाला लेंगे बाहर, तब ये रिलेशन सही होगा। तो आपके मान लो ऑप्शन है, ऑप्शन में ये भी हो सकता है, इसके पहले वाला भी हो सकता है, और वो पहले नंबर पे रहेगा, वही मान के चले आओगे, गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सावधानी से, ठीक है। तो ऐसे लिखे, 4 तरीके से लिख सकते हो, ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे, और मुझे लगता है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत, ठीक है। अब हमारी समझ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में गहरी हो जाए, इसके लिए एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट हम लोग चाल और वेग पढ़ने लगेंगे, करें? हाँ देखो एग्जाम्पल लेंगे। अच्छा सदिश राशि है बेटा, ध्यान देना, ये क्या है, विस्थापन क्या है भाई, सदिश राशि है। तो ध्यान ये देना है कि सरल रेखा में तो गति पढ़ रहे हैं, सरल रेखा में अगर हम गति पढ़ रहे हैं, ध्यान देना, तो कोई वस्तु ऐसे ही गति कर रहा होगा, या तो इस डायरेक्शन में और या फिर इस डायरेक्शन, 2 ही डायरेक्शन में हो सकता है। बात समझ आ रही है? तो जब कोई भी
सदिश राशि एक डायरेक्शन में है तो उसको पॉजिटिव ले सकते हैं, और ठीक उसके विपरीत इधर उधर है तब की बात नहीं हो रही, तो इधर उधर तो होगा ही नहीं, सरल रेखा में ठीक विपरीत ही हो सकता है, इधर उधर तो समतल में गति पढ़ेंगे तब हो सकता है, तो वहां के लिए हम लोग वेक्टर पढ़ लेंगे थोड़ा सा, है ना। अभी तो सदिश पढ़े नहीं है वेक्टर, तो इसलिए इतना याद रखना, कोई भी राशि एक डायरेक्शन में है तो उसको धनात्मक लेना, और ठीक विपरीत दिशा में हो गई ऐसे तो इसको ऋणात्मक लेना। यहाँ चिन्ह केवल दिशा बताएगा, जैसे मैं कह रहा हूँ 5 मीटर पर सेकेंड तो किसी डायरेक्शन में वेग होगा, अगर कहीं लिखा है -10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये वाला जो वेग है इस वाले वेग के ठीक विपरीत डायरेक्शन में, ये चीज समझना है, समझ गए। कोई भी सदिश राशि एक डायरेक्शन में प्लस है तो ठीक विपरीत दिशा में माइनस, इसको हम लोग समझ भी जाएंगे आगे जब विपरीत वेक्टर पढ़ेंगे, अभी तो पढ़े नहीं है तो समझना होगा। एग्जाम्पल ले रहे थे, ठीक है, एग्जाम्पल समझना। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई कोई यात्रा है, ये कोई सड़क है, यहाँ से कोई एक वस्तु है, ये मान लो बिंदु ए है, क्या है बेटा, बिंदु ए, कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक जाती है, एरो बना दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ गई, एरो समझ आ रहा है, ठीक है, ये बिंदु बी है, फिर यहाँ से यहाँ तक गई, ये बिंदु क्या है भैया, और ये बिंदु क्या है बेटा, डी, कोई भी ऐसे गया, कोई व्यक्ति था ए से बी, बी से सी, सी से डी गया, क्लियर है, और फिर डी से सी आया, कहाँ तक, डी से सी तक वापस आया। अब समझना, अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया ये 5 मीटर है, कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो 8 मीटर है, और इसको मान लेना 10 मीटर है, समझ आ रहा है ना, ये बिंदु यहाँ से यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ से, और इसको मान लेना फिर 6 मीटर, कितना है, चलो बताओ भैया डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, समझना, मैं पहले समझा रहा हूँ, है ना। डिस्टेंस का मतलब लेंथ ऑफ पाथ, पथ की लंबाई लेनी है बस, चाहे जिस डायरेक्शन में हो जोड़ते चले जाएंगे, ओके। पथ की लंबाई तो ए से बी कितना है, 8 मीटर, ए बी प्लस बी सी ऐसे लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं, पहले में तो हम लोग है नहीं, डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ 8 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ गया कितना, 10 मीटर, बात समझ आ रही, फिर प्लस सी से डी गया 6 मीटर, लेकिन फिर डी से सी तक भी चला है, हाँ, तो फिर 6 जोड़ेंगे। अब बताओ भैया 10 8 कितना हो गया, 18, और 6 6 12, यही तो, 8 2 10, 1 1 2 और 1 3, बराबर कितना हुआ, 30 मीटर। इसीलिए कह रहे थे थोड़ा पेशेंस रखो, समझ आ गया। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की यानी विस्थापन की, परिभाषा क्या था, परिभाषा क्या था विस्थापन का, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक स्थिति ए, अंतिम स्थिति भैया सी, अरे यहाँ से डी से फिर सी वापस आ गया ना, इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब ये चाहिए हमको 8 और 10 18, बात समझ आ रही है। और अगर आप पूरा नियम से लगाना चाहते हो कोई बात नहीं, इधर से ए से बी गया 8, फिर बी से सी प्लस 10, फिर सी से डी प्लस 6, लेकिन डी से सी मैंने कहा था एक दिशा में प्लस लेना और ठीक विपरीत दिशा में माइनस, तो ठीक विपरीत है कि नहीं है, तो डी से जब सी आया तो कितना मीटर आया, 6 मीटर, ठीक विपरीत दिशा में आया तो -6, एक दिशा में था सब जोड़ते चले गए, विपरीत दिशा में माइनस कर दिए, तो ये दोनों कट जाएगा, 10 8 18 मीटर। बताओ आपने जो परिभाषा पढ़ा उससे भी 18 आ रहा था, जो मैंने अभी आपको सदिश का नियम बताया एक दिशा में प्लस ठीक विपरीत दिशा में माइनस, उससे भी आ रहा है, कोई डाउट, समझ गए, ओके। दूसरा एग्जाम्पल लो, ज़्यादा नहीं लेंगे, है ना, ज़्यादा नहीं लेंगे, बाकी एडवांस अगर पढ़ना होगा तो बताना, 2 4 उसका भी दे देंगे। सपोज करना बेटा कोई बॉडी है, ये इसका सेंटर है, वृत्तीय पथ, देखो सरल रेखा में गति पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन दूरी और विस्थापन का कॉन्सेप्ट समतल में गति है तब भी काम करता है, इसीलिए मैं वृत्ताकार लिया हूँ कि अगर यहाँ मान लो ये इनिशियल पॉइंट है, क्या है भैया, कोई पिंड है ऐसे चल रहा है, समझना बात को, ऐसे चल रहा है और यहाँ तक आया, ये उसका क्या है, फाइनल पॉइंट, क्या है बेटा, फाइनल पॉइंट। अब बताओ दूरी कितनी है, विस्थापन कितना है, इतना जान लेना कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो r है, कितना है
बताओ भाई, डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना होगा, दूरी, पथ की लंबाई। तो कहाँ से, यहाँ से चला ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसकी लंबाई, ये परिध ही तो है, और परिध का ये आधा भाग है। अगर हम इसको मिलाएं ऐसे तो ये क्या है, आधा भाग है। परिध का पूरा भाग कितना होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर, आधा कितना हो जाएगा, पाई आर। 2 से भाग कर देंगे। तो जब डिस्टेंस होगा तो बताएंगे पूरी परिध है, क्या लिखेंगे बेटा, जो सरकमफ्रेंस है परिध बटे 2, और परिध कितना होता है 2 पाई आर बटे हो जाएगा 2 से भाग करेंगे ना आधा करने के लिए, कितना बचा, पाई आर। और जो भी यूनिट होगा, मीटर होगा मीटर, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर, जो भी होगा। डिस्प्लेसमेंट वही है, प्रारंभिक अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। तो एक सीधी रेखा, एक बताओ कि भैया ये आर है, अगर केंद्र से परिध को मिलाने वाली रेखा, तो ये भी तो है आर, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना है आर। तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r। कितना हो जाएगा, आर प्लस बराबर 2r। यही तो डाया है, डायमीटर, व्यास, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा सबसे बड़ी। समझ गए? अच्छा, अगर समझ गए हो तो एक कहो तो और कर लें, यहाँ पर एक और कर लें थोड़ा सा। मुझे लगता है आप समझ गए हो, लेकिन बस ये लास्ट, क्योंकि जितना अच्छा समझ होगा विस्थापन और दूरी में, उतना अच्छा हम लोग चाल और समय समझ पाएंगे, चाल और वेग। चलो भैया, ये एग्जाम्पल है थर्ड, ठीक है। ये इसकी त्रिज्या है ना आर। कोई इनिशियल पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ से चलना शुरू किया, और मैं थोड़ा आसान भी कर दे रहा हूँ, यहाँ तक गया, ये इसका फाइनल पॉइंट था। चलो आप ध्यान समझना, ये सेंटर हो गया इसका। दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन, बताओ सबसे पहले तो डिस्टेंस बताओ, किसका, किसका, परिधि का। ध्यान समझना भाई, यहाँ तक आधा था, तो आधे का भी तो अब आधा हो गया है। तो आधा कितना, पाई आर था, इसका आधा करेंगे तो पाई आर बाई 2, या फिर पूरे का 1/4 भाग। भाई पूरे को बांटें तो ये 4 भाग हो गया, ठीक है। पूरे का कितना था, 2 पाई आर। पूरे परिधि की लंबाई कितनी है, 2 पाई आर। और यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, यहाँ से यहाँ तक 3 भाग, यहाँ से यहाँ तक 4 भाग, तो 1/4 भाग ही तो है। तो क्या करेंगे, 4 से भाग कर लेंगे, 4 से, तो 2 पाई आर पूरी परिधि हो गई, और इसको 4 से कर देंगे भाग, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी आएगा पाई आर बटे, कितना आएगा, पाई आर बटे जो भी यूनिट होगा हो जाएगा। अगर आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी, तो ध्यान से समझना। आप बताएंगे सर जो प्रारंभिक स्थिति है ये, और जो अंतिम स्थिति है ये, इनके बीच की न्यूनतम दूरी मैंने बताया एक सीधी रेखा, यही होगा, यही आपको ज्ञात करना है। तो आसान है, अगर ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा। भाई केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, समझ आ रही। और ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरी लगा दो। कर्ण इसको, ये कर्ण ही तो है 90 डिग्री के सामने के बजाय, कर्ण स्क्वायर, इसको अगर हम लोग कुछ मान लें, डिस्प्लेसमेंट ही तो है, डिस्प्लेसमेंट बराबर तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर अंडर रूट 2, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू आर, इतना यूनिट। कोई डाउट? मुझे लगता है दूरी और विस्थापन समझ गए। चाल पढ़ लें, पढ़ लेते हैं ना, थोड़ा टाइम 10-20 मिनट लगेगा, 20 मिनट कम से कम लगेगा, बढ़िया समझ चाल क्या हो। चलो भाई बात करते हैं स्पीड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाल। सावधानी से समझना, मजा आएगा।
जितना अच्छा कंसेप्ट पढ़ के रखेंगे उतना अच्छा न्यूमेरिकल बनेगा। और न्यूमेरिकल ही बताएगा आप लोग कितना अच्छा पढ़े हो। चाल क्या होता है, तो सबसे पहले कंसेप्ट समझो, इसका कहने का मतलब क्या है। आप लिखेंगे किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में, एकांक, समझा रहा हूं, एक एक चीज समझा रहा हूं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी, उसकी चाल कहलाता है, उसकी चाल कहलाती। बात समझ आ रही? सिंपल सी बात है। मान लो ऐसे कि भैया टी समय में, समय अंतराल कह रहा है, इसको भी समझ लो, जरूर ये समझना है ना। मान लो यहाँ से चलना था आपको, ठीक है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ तक जाना है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। यहाँ पर आप घड़ी देखिए, टाइम हो रहा था T1, टाइम कितना हो रहा था T1, मान लेना 10:10 ऐसे कुछ, और यहाँ से चला, ठीक है, कोई पिंड वस्तु व्यक्ति है गया, यहाँ पर पहुँचा, तुरंत टाइम देखा T2, कितना देखा टाइम T2, क्लियर है? ओके भैया, यहाँ की स्थिति कैसे पता चलेगी? मैंने कहा था किसी भी बिंदु की स्थिति बताने के लिए कोई एक बिंदु होता है, मूल बिंदु है ना, उससे हम लोग पता करेंगे क्योंकि उसको सब लोग जानते हैं। तो मान लेना यहाँ पर कहीं मूल बिंदु हो, कहीं भी मान सकते हो, तो समझाने के लिए मैंने ऐसे ले लिया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है मान लेना x1 है, कितनी है भैया? यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है। अच्छा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेना कितनी, x2 है, कितनी है बेटा? तो पहली चीज़ तो ये बताओ मुझे, दूरी कितना चला? कहोगे सर यहीं से यहीं तक तो चला है। बताओ भाई, ऐसा ही है, यहाँ से यहीं तक तो चला है। तो आप कहेंगे सर पूरी दूरी पता है, पूरी दूरी में से इतनी दूरी घटा दें तो इतना मिल जाएगा ना। पूरी दूरी इतना कितना है? x2, x2 में से इतना घटा दें तो इतना मिल जाएगा ना, यानी कि x2 माइनस x1, ये हो गया पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक। अब ये d के बराबर चाहे x के बराबर, जिसके बराबर मानते हैं मान सकते हैं, लेकिन कितने समय में आपने दूरी तय किया? मैंने रखा था ना घड़ी भी उसमें, हाँ तो घड़ी भी चाहिए भैया। अब कितने समय में वहाँ तक पहुँचे? बताओगे सर ये तो यहाँ तो 10 बज के, मान लो ऐसे 10:15 हो रहा था, और जब यहाँ पहुँच गए तो T2 की वैल्यू मान लेना 10:20 हो रहा था। कितना? बताओ भाई कितने टाइम में वहाँ पहुँच गए? 5 मिनट। कैसे पता चला? अंतिम समय में से प्रारंभिक समय को घटाए ना, हाँ कि भैया 10:20 में से 10:15 घटाए तो 5 मिनट बचा। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा वो T2 माइनस T1 समय का अंतर है, और समय का अंतर कितना आया? 5 मिनट। इसी को बेटा बोलते हैं समय अंतराल। क्या बोलते हैं? पीरियड, टाइम पीरियड जो बता रहे थे आपको, है ना। तो यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं हो रही, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही कि इतना से इतना, यहाँ से यहाँ तक कितना समय। तो समय अंतराल भी जो है एक प्रकार का समय ही तो आया, तो ये चीज़। लेकिन समय अंतराल याद रखना स्पष्टता के साथ क्या होता है, अंतिम समय में से प्रारंभिक समय को घटा देंगे, ऐसे डिस्टेंस भी निकालते हैं। हटाएं इसको, समझ गए? ओके, अगर समझ गए तो इसको हटा लो। अब क्यों लिखना बताओ? कोई भी है, मान लो टी समय में, कितने समय में, या टी समय अंतराल है, मान लो टी समय अंतराल में, मान लो s दूरी तय किया या x दूरी तय किया। कितना बेटा? x दूरी तय कर रहा है। परिभाषा क्या बता रहा है? कह रहा है एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी हमको चाहिए, हमको t समय अंतराल में चली गई दूरी नहीं चाहिए। तो आसान है यार, एक से तो गुणा हम लोग किसी भी चीज में करवा दें, और एक समय अंतराल को रोक लो, तो लिखेंगे एक समय अंतराल। एक समय अंतराल में चली गई दूरी क्या होगी? x दूरी चला था, और t इधर गुणे में था, उधर जाएगा x/t। x था क्या था? कुल चली गई दूरी। t क्या था? कुल लगा समय अंतराल, और इसी को तो हम लोग चाल बोलते हैं। परिभाषा यही कह रहा है, एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी, एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी।
तो एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल। डायरेक्ट फार्मूला लिख दो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। इसका फार्मूला हो जाएगा चाल बराबर कुल दूरी होगा भैया और बटे क्या होगा बेटा, समय अंतराल, टाइम पीरियड। बताओ समझ आ रहा, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? तो ये फार्मूला हो गया चाल। ठीक है, मात्रक वगैरह सब पहले से जानते हो। चाल का मात्रक वही होगा जो दूरी बटे समय का होगा। दूरी क्या है, लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, समय अंतराल एक प्रकार का समय होगा, ये सूत्र बाद में है ना। तो समय अंतराल एक प्रकार का समय होगा, उसका हो जाएगा सेकंड, तो मीटर प्रति। अभी लास्ट में इसका भी लिख पाएंगे, ठीक है, पहले समझते चलते हैं। तो ये हो गया। अब ध्यान देना, इसके बाद एक चीज़ और हम लोग को पढ़ना है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक समान चाल असमान चाल, ये भी होता है। देखते चलते हैं चाल के बारे में। यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल, क्या लिखेंगे बेटा, एक समान चाल। अभी सबको ऐसे शार्ट में समझाते चलते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है भैया, लिखेंगे क्या, समान समय अंतराल में समान दूरी, शार्ट में लिख दे रहे हैं ना, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करें। कोई वस्तु है, अगर वो समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, एक समान चाल हो जाएगी। समझ आ रहा? अच्छा, अगर कोई कहे भैया असमान चाल बताओ, बिल्कुल सही, इसी को परिवर्ती चाल भी बोलते हैं, है ना, वेरिएबल। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मीन्स असमान चाल। या परिवर्ती चाल जो बदल रहा हो, ओके। तो समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करें, क्या बेटा, असमान दूरी तय करें। समझाऊं कि समझ रहे हो, समझ रहे हो भाई, ओके। जैसे देख लो, फटाफट देख लो, मान लो ये टाइम का स्केल है, ठीक है, ये ऐसे भैया यहाँ से यहाँ तक, ये समझ लेना एक एक सेकंड का गैप है ना, 0, 1 सेकंड, 2 सेकंड और ये 3 सेकंड, ऐसे समझ पा रहे हो। मान लो भैया पहले सेकंड में कोई 10 मीटर की दूरी तय किया, दूसरे सेकंड में भी, दूसरे सेकंड में और 2 सेकंड में अंतर समझना। अगर आपसे कोई कहे दूसरे सेकंड में कितना दूरी तय किया, 10, कोई कहे 2 सेकंड में 20, ये पूरा ले लेंगे। कोई कहे 3 सेकंड में चली गई दूरी 30, लेकिन तीसरे सेकंड में, तो भैया यहाँ से यहाँ तक पहला सेकंड, यहाँ से यहाँ तक दूसरा सेकंड, यहाँ से यहाँ तक तीसरा सेकंड, तीसरे सेकंड में 10 ही मीटर दूरी, ये भी समझना जरूरी है, ठीक है, ओके। उसके बाद हाँ ऐसे देखो, अब समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है कि नहीं, तो इसकी चाल कितनी आएगी, दूरी बटे समय अंतराल, है ना। तो दूरी कितना है 10 बटे समय अंतराल कितना, 1 सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यहाँ से भी निकालोगे 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगर मान लो पहले सेकंड में कोई 10 मीटर दूरी तय किया, दूसरे सेकंड में कह रहे नहीं 11 मीटर, तीसरे सेकंड में कह रहे नहीं 5 मीटर चलेंगे आराम से। अब निकालोगे तो असमान चाल क्या आएगा, क्योंकि यहाँ निकालोगे तो समय अंतराल 1 आएगा और दूरी 10, तो 10 बटे 1, ये स्पीड हो जाएगी S1। S2 निकालेंगे दूसरे में, तो 2 में से 1 जाएगा 1, तो सेकंड टाइम को आया 1 सेकंड, लेकिन दूरी कितना आया 11, S2 बराबर कितना आएगा 11। S3 निकालने के भैया तीसरे सेकंड में कितनी स्पीड से चल रहा था, तो चाल बराबर दूरी बटे समय अंतराल, दूरी कितना तय किया 5 मीटर, समय अंतराल 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। देखो 5 मीटर पर सेकंड, 11 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, स्पीड बदलते हो जा रहा है प्रत्येक सेकंड में, ये चीज़ है। तो इसको बोलते हैं असमान चाल। कोई डाउट? ओके। एक चीज़ इसमें और पढ़ना, एवरेज वेलोसिटी,
एवरेज स्पीड मीन्स औसत चाल, औसत चाल। चलो देख लेते हैं औसत चाल क्या होगा। बस इतना याद रखना, स्पीड, कौन सी स्पीड, एवरेज स्पीड। बात समझ में आ रही है, ये भी क्या मतलब एवरेज समझ। तो एवरेज स्पीड जो होगी भैया वो कुल दूरी, क्या होगा बेटा, कुल दूरी बटे कुल समय। भाई कितना समय लग रहा है ना, यही हो जाएगा। और जितना भी सवाल आएगा सब इसी से लगा सकते हैं। जो एवरेज स्पीड होगा आपका, ऐसे लिख लेना, एवरेज स्पीड होगा कुल दूरी बटे कुल। देखो भैया जितने भी फार्मूला वगैरह दिए हैं आपकी किताब में, अगर याद कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो इसी से सब लग जाएगा। इसी से मन करे आप 10 फार्मूला बना लो, है ना, टाइम दिया है, दूरी दिया है, ये नहीं दिया है, वो नहीं, ऐसे करके इसी से सब लग जाएगा, एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी। हो गया। अब एक चीज और पढ़ लो, एक होता है भैया इंस्टैंटेनियस स्पीड, इसको बोलते हैं बेटा तात्क्षणिक या तात्कालिक। इसको बहुत ध्यान से समझना, यहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है कलन, अवकलन समाकलन, मैंने कहा था पढ़ लेना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा तात्क्षणिक या फिर तात्कालिक चाल। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, तात्क्षणिक का मतलब तत्काल, क्षण का मतलब टाइम होता है ना, उसी टाइम पे बताओ कितना स्पीड है। तो ये जरूरत किस में पड़ेगी, परिवर्ती चाल में जरूरत पड़ेगी। किसमें, क्योंकि भैया अगर एक समान चाल है, ये जो असमान चाल लिखे हो इसी को आप लिख लेना परिवर्ती चाल, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना, तो असमान और परिवर्ती एक ही चीज होगा। असमान या फिर इसी को क्या बोलेंगे, परिवर्ती। बात समझ आ रही है। हाँ, वेरिएबल स्पीड है ना, या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आप खुद सोचिए, अगर कोई बाइक है या कोई वस्तु है ऐसे जा रही है एक समान स्पीड से, यहाँ देख रहे हो S1 बराबर मान लो 40 मीटर पर 40 किलोमीटर पर सेकंड, 40 किलोमीटर पर आवर, भैया बहुत स्पीड में हो जाएगा फिर, किलोमीटर पर आवर, कोई बात नहीं, व्यवहारिक मात्रक है ना। आप यहाँ चेक करते हो, यहाँ S2 दूसरी बार स्पीड, यहाँ भी 40 किलोमीटर पर, यहाँ चेक करते हो, यहाँ भी 40 किलोमीटर पर, हर जगह स्पीड उसकी है। तो खुद सोचिए तात्क्षणिक चाल की जरूरत क्या है भाई, जो पहले स्पीड थी वही अब भी है, वही अब भी है, वही हमेशा रहेगा। बात समझ आई। तो तात्क्षणिक चाल की जरूरत या तात्कालिक चाल की जरूरत कब होगी, जब चाल जो होगा वो परिवर्तित होगा, हमेशा बदल रहा होगा। यहाँ 40 था, यही तुरंत 41 हो जाए, तुरंत 39 हो जाए, तुरंत हमेशा बदल रहा हो। तो भैया किसी क्षण विशेष पे, पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछेगा, तो भैया बताओ 10:10 पे स्पीड कितनी है, तो उसको बोलेंगे तात्कालिक स्पीड। और जो आपके उसमें बाइक में लगा रहता है आगे, वो यही बताता है, तात्क्षणिक चाल आपको बताता है। भाई आप घर से चले, धीमे धीमे चले, 5, 10, 15 के स्पीड में, रोड पे आए 40, 45, 39, 40, 45 चल रहा है, और सब वो बता रहा है, फटाफट डिजिटल मीटर लगा हुआ है। तो कौन सा चाल आपको बता रहा है, तात्क्षणिक चाल बता रहा है, और इसकी जरूरत हमको पड़ेगी। समझ गए। तो अगर कोई ऐसे जनरली पूछे कि भैया तात्क्षणिक चाल क्या होता है, तो हम बता देंगे किसी क्षण विशेष पर। क्या बताएंगे, ऐसे लिखेंगे, परिवर्ती चाल से गतिमान वस्तु की किसी, इसको हाईलाइट करना, क्षण विशेष, भाई कोई स्पेशल टाइम होगा, ठीक है। तो परिवर्ती चाल से गतिमान वस्तु के किसी क्षण विशेष पर चाल,
उसकी तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल कहलाती है। समझा रहा हूँ भैया, बिना समझे बेकार है इसको लिखने का, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम लोग को यूज करना होगा, इतना बड़ा सेंटेंस थोड़ा यूज करेंगे। देखो तो भैया जो तात्क्षणिक चाल होगा, ऐसे लिख दे रहे हैं, समझ आ रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू होगा क्या, तो आप बताएंगे भैया डी एस बाई डी टी। बेट एक एक चीज समझाएंगे, समझा रहा हूँ। थोड़े जगह की जरूरत होगी, इधर बना ले रहे हैं। यहाँ पर याद ये रखना है कि ये यस है क्या, भैया टी तो जानते हो, टी समय है, यस क्या है याद रखना, दूरी, हाँ वही, नहीं यस दूरी है यहाँ पर, इसीलिए तो स्पीड को पूरा नाम लिख रहा हूँ। देखो भैया दूरी को एस से लिखेंगे, एक्स से लिखेंगे, बस में विस्थापन, और डी से भी लिखेंगे, ऐसे विस्थापन को भी एस से, एक्स से, डी से, चाहे जिससे लिखो, सब अलग अलग बुक वाले अलग अलग से लिखते हैं, जिससे मन के उससे लिखो। बात समझ आ रही है। अब चूंकि आप एस बराबर यूटी प्लस हाफ स्क्वायर यही पढ़ के रखते हो 9th वगैरह से, है ना, तो इसलिए आपके हिसाब से लिखवा रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो, बाद में तो आप सब कर ले जाओगे, जानने के बाद जो आएगा सब करोगे। तो पहली बार सीख रहे हो, देखो एस यहाँ पर क्या है, अरे भाई दूरी बटे समय ही तो आएगा चाल, बात समझ आ रही है। अब डी जो लिखा है उसका मतलब समझा दे रहा हूँ आपको, है ना, उसका मतलब समझा दे रहा हूँ, समझना, बहुत ध्यान से समझना। ये दूरी है, ओके भाई। यहाँ पर देखो, मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु ऐसे सीधी रेखा में हम लोग गति पढ़ रहे हैं, ये ले लो, यहाँ पर मूल बिंदु है ओ, यहाँ से वो चलना प्रारंभ करता है, कहाँ से, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप मान लेना S1 था, क्या था दूरी बेटा, S1 था, दूरी ले रहा हूँ, अब यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ऐसे चलता जा रहा है। आप कह रहे हो हमको तात्क्षणिक चाल चाहिए, मतलब यहाँ कहीं आपने लगा दिया ऐसे, भैया अगर यहाँ मैं कह रहा हूँ कि टी टाइम हो रहा है, कितना टाइम, और असल में जब यहाँ पर आप चाल पूछोगे, क्लियर, तो इसका मतलब है जो समय अंतराल है वो लगभग 0 है। जैसे मैंने कहा आपकी क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है, मान लो 3 बजे आपने कह दिया, 3:0 बात समझ में आ रही है। अच्छा स्टार्ट होने में मान लो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा सा देखना भैया, 3:0 या 1 सेकंड पे मान लो स्टार्ट होता है, ये तो टाइमिंग है, और स्टार्ट कितना होता है, कितना सेकंड, तो समय अंतराल कितना होगा, 1 सेकंड है, क्या बताओगे आप, 1 सेकंड, आराम से बता दोगे। मैं डायरेक्ट सेकंड नहीं लिख रहा हूँ, मिनट लिख ही नहीं रहा हूँ। मान लो 3:00 पे, ठीक है, क्लास स्टार्ट होनी थी, मैं कह रहा हूँ क्लास स्टार्ट हुआ 3:20 पे, कितना समय अंतराल बताओ, 20 मिनट लेट से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि किसी दिन 3:10 पर स्टार्ट हो गया, समय अंतराल कितना हुआ, 10 मिनट। मैं कह रहा हूँ 3:04 पे स्टार्ट हुआ, सेकंड है ये सेकंड है मान लो, है ना, तो कितना अंतर हुआ, 4 सेकंड समय अंतराल हुआ। अगर मैं कह दूँ यहाँ पे 1 लिखा है, समय अंतराल कितना, 1 सेकंड, ऐसे मैं कह दूँ कि इसकी जो वैल्यू है 0.00000001 सेकंड। अब समय अंतराल कितना हुआ, इसमें से एक हटाओगे ना, अरे नहीं दशमलव यहीं लगाएंगे, 0.000000 इतना, 1 सेकंड। अब कहोगे सर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 में से 0 जाएगा, 1, ऐसे 0 आएगा, बात समझे, जो भी आएगा 0, यही क्या होगा आपका समय अंतराल, क्या होगा, हाँ भाई ध्यान समझना, ये T2 था और ये T1 था। समय अंतराल क्या होता है, T2 माइनस T1, 0.0000 ऐसे कुछ आएगा, इतना सेकंड आएगा, बहुत ध्यान से समझना। इसी को तो आप डेल्टा टी लिखते हो, समय अंतराल को क्या लिखते हो, डेल्टा टी लिखते हो। नए पेज पर आ जाओ, बढ़िया समझ लो, नहीं तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है, पहली बार है, समझना बढ़िया से। भैया T1 का टाइम आपने बताया था 3, और T2 स्टार्ट कितने बजे हुई, 3:10, है ना। अगर हम सेकंड की ही केवल बात करें तो यहाँ 0 सेकंड था, 3:0, और यहाँ पर 0.001 ऐसे था, इसको इसमें से घटाना है,
तो आप बताएंगे सर T2 माइनस T1, इसको बोलते हैं डेल्टा टी, समय अंतराल, समय का अंतर, डिफरेंस होगा डेल्टा लगा देंगे, इसमें से घटाएंगे, एक में से जीरो जाएगा भैया, यहाँ लिखोगे ऐसे, एक में से जीरो जाएगा, एक, जीरो में से जीरो, जीरो में से जीरो, बस इतना आया, निकाल ले गए समय ना। अगर मैं आपसे कहता कि भैया थोड़ा रुको, अब समय का अंतर करो, तो अब आप T2 माइनस T1 तो करोगे, लेकिन 0.00 पता नहीं कितना जीरो आएगा, बता सकते हो? अनंत सूक्ष्म अंतर है, बहुत कम डिफरेंस है, इसीलिए इसको डेल्टा टी न लिख करके dt लिखेंगे। और आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो समय अंतराल था वो लगभग क्या है, जीरो के बराबर है भैया, 0.00, तो समय का अंतर कितना हो गया, और जैसे समय का अंतर जीरो, वो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। जब कोई अंतर ही नहीं रहा T1 और T2 में, इसका मतलब दोनों बराबर है, बराबर चीज़ों को हटाएंगे तभी तो जीरो मिलेगा, तो समय अंतराल जीरो। तो समय अंतराल याद रखना, जब लगभग जीरो होता है, एक्यूरेट की बात नहीं कर रहा हूँ, समय अंतराल जब लगभग जीरो होता है तो dt को हम लोग डेल्टा टी को क्या लिख देते हैं, dt। अनंत सूक्ष्म समय अंतराल होगा तो बहुत कम अंतर होगा, इसीलिए उसको क्षण विशेष डायरेक्ट बोल देते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम है भाई, क्योंकि टाइम तो कभी रुकता नहीं भाई, जब तक देखोगे तब तक थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, थोड़ा बहुत तो अंतर ही होगा ही, फिर भी हम उसको क्या बोल देते हैं, किसी क्षण विशेष। अब एक चीज़ मुझे बताना, जब वो जा रहा था, यहाँ आपने कहा था मूल बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपने बता दिया था S1 है, और यहाँ पर आप उसको रोक लिए, कह रहे हो स्पीड बताओ, क्या कह रहे हो, स्पीड बताओ, यहाँ पर आप, हाँ यहीं पे मान लो रोक लिया आप, यहीं पर तुरंत कह रहे हो स्पीड बताओ, थोड़ा बहुत तो अंतर हो ही गया होगा, यहाँ पर टाइम T2 हो गया होगा, थोड़ा मैं जूम करके बता रहा हूँ, और यहाँ पर टाइम T1 हो गया होगा, इन दोनों का अंतर जो होगा भैया आप कहोगे लगभग जीरो है, लगभग कुछ ना कुछ तो है, लगभग जीरो है, तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, dt, क्लियर। तो याद रखना, जब समय अंतराल टेंड्स टू जीरो हो, क्या हो भैया, टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू का मतलब डेल्टा टी जो समय अंतराल था जीरो की ओर अग्रसर है, मतलब जीरो होने ही वाला है, इतना कम है कि जीरो होने ही वाला है, तब हम इसको क्या लिखते हैं, dt, समझ गए। अब एक चीज बताओ, इतने कम समय अंतराल में दूरियां कितना तय करेगा, बहुत ज्यादा, समय अंतराल में दूरी कितना, कहोगे सर ये S1 यहाँ तक है, यहाँ तक अगर S2 माने तो S2 माइनस S1 भी लगभग जीरो होगा, बहुत कम, 0.00 करके, अनंत सूक्ष्म होगा, इसलिए इनका अंतराल डेल्टा एस, इनका अंतर डेल्टा एस ना लिख करके ds लिखेंगे, क्या लिखेंगे। तो भैया इतने कम समय अंतराल में कितना दूरी चला, ds दूरी चला, तो कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल हो गया ना उसकी, उस समय पे, इसी टाइम पे उसकी चाल हो गई। मुझे लगता है जो लिखा था आपको समझ में आ गया। असल में ये पूरा होता कैसे है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लास्ट वाला ही याद रखना, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है वो इज इक्वल टू होता है लिमिट डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और डेल्टा टी क्या हो जाए, टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी समय अंतराल जीरो की ओर अग्रसर हो, बहुत कम हो जाए तो दूरी भी बहुत कम हो जाएगा, तो इस दशा में इसको हम ds बाई dt लिख देते हैं। बताओ इसका मतलब समझ आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, अगर आ रहा है भैया तो आगे सब कुछ समझ आएगा, हमको केवल फाइनल वाले से मतलब है, लेकिन ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कैसे हो गया, मैंने समझा दिया, कोई डाउट होगा तो आगे फिर समझेंगे, और नहीं होगा तो पूछते रहेंगे आप लोगों से। तो जब कोई चीज़ पहली बार समझते हैं हम लोग तो थोड़ा धैर्य रखना होता है, कुछ कम समझ में आता है, दोबारा फिर पढ़ेंगे फिर समझ आएगा, और आप लोग अगर कलम पढ़े तो और बढ़िया समझ में आएगा, कैलकुलस, ठीक है। तो चाल इतना पढ़ लिए हैं, यहीं रोकते हैं, इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे।